यूजी के पास साइकियाट्रिस्ट की कॉल आती है और वो वीजा अप्लाई करने के लिए बोलता है, लेकिन यूजी उसे अभी इनकार कर देता है। साइकियाट्रिस्ट बोलता भी तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अपना डिसीजन जल्दी लो। दूसरी तरफ प्रोफेसर ली की क्लास दिखाई जाती है। वो बोलता है कि फर्स्ट टाइम हम पब्लिक प्ले करने वाले हैं, तो तुम में से कौन हीरोइन बनना चाहता है, जिस पर की शाओ खड़ी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट में मिंग भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो यूजी को प्रूफ करना चाहती थी कि उसके अंदर टैलेंट है और वो इसी दम पर उसकी कंपनी में साइन करना चाहती थी। अब प्रोफेसर ली हीरो के लिए बोलते हैं तो यूजी खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मिंग को किसी और के साथ कैसे देख सकता था, और यूजी के खड़े होने पर कोई भी हीरो के लिए नहीं खड़ा होता है, इसलिए यूजी को ही हीरो ले लिया जाता है। अब उसे इन दोनों लड़कियों में से अपनी हीरोइन चूज करनी थी, इसके लिए इन दोनों को ऑडिशन देना था। शाओ और मिंग का झगड़ा हो जाता है, लेकिन मिंग तो काफी जोश में अपनी तैयारी कर रही होती है, जिसे यूजी भी बाहर से देख लेता है। यूजी चुपके से उसे देख रहा होता है, तभी साइकियाट्रिस्ट की दोबारा से यूजी के पास कॉल आती है, लेकिन इस बार यूजी इनकार नहीं करता है। वो वीजा अप्लाई करने के लिए हाँ बोल देता है। मिंग रिहर्सल के दौरान अपने डायलॉग्स बोल रही होती है, तभी यूजी पीछे से आकर अपने डायलॉग बोलने लग जाता है और उसके करीब आकर उसके हाथ पे किस करने वाला होता है। तभी मिंग अपने हाथ को खींच लेती है और उसे किस नहीं करने देती है, जिस पर यूजी बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन मिंग बोलते हैं तुम तो इतने बड़े आइडल हो, तो मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। यूजी बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम उस दिन के लिए नाराज हो, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। उस दिन मेरा दिन ही खराब चल रहा था, इसलिए मैंने ये सब कह दिया। और यूजी ये भी बोलता है कि तुम एक आइडल सिंगर बनना चाहती हो और तुम्हारा सपना है दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर परफॉर्म करना, तो मैं चाहता हूँ तुम उस सपने पर ध्यान दो। अब दोबारा से मिंग इस बात को गलत ले जाती है, लेकिन इस बार यूजी अच्छे से उसे समझा देता है कि इस कंपनी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती थी, मुझे पॉपुलर करने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए। उनके पास तुम्हारे लिए कोई लंबा और टिकाऊ प्लान नहीं है, बिल्कुल वो तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन नहीं कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तुम अपनी मनमर्जी की कुछ भी नहीं कर सकती हो। यूजी यहाँ पर ये भी बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम खुद के दम पर भी ये सारी चीज हासिल कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें उस स्टूपिड से कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब मिंग सब कुछ समझ गई होती है और वो यूजी से माफी में मांगती है, लेकिन यूजी बोलता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, इनका ऑडिशन चल रहा होता है, उसमें मिंग एज ए हीरोइन सिलेक्ट हो जाती है। मैनेजर दोबारा से मिंग को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मिंग यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देती है। मैनेजर काफी हथकंडे अपनाती है, लेकिन मिंग अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती है। यहाँ पर शाओ तो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई होती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ मिंग वी फैन से बोल रही होती है कि वो जो अचीव करना चाहती है कि क्या वो एक प्ले की हीरोइन बनकर अचीव कर सकती है। वी फैन उसे तसल्ली दिलाता है कि वो टैलेंटेड है, अगर वो टैलेंटेड नहीं होती तो क्या यूजी के मैनेजर उसे साइन करने के लिए बुलाती, कभी भी नहीं बुलाती। और उसकी ये बात सुनकर मिंग दोबारा से कॉन्फिडेंट हो जाती। अब मैनेजर ने मिलने के लिए मिंग की फ्रेंड यानी कि शाओ को बुलाया हुआ होता है। मैनेजर शियो से बोलते कि अगर वो फाइनल प्ले में हीरोइन का रोल कर पाई तो वो एज ए आर्टिस्ट अपनी कंपनी में साइन कर ले, और वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी और उसे लालच आ गया होता है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। और फुल कॉन्फिडेंट में शो बोलती है वो फाइनल ईयर में कुछ भी हो खुद हीरोइन का रोल प्ले करेगी। एमी प्रोफेसर ली से उसके डैड के बारे में पूछने के लिए आती है, क्योंकि उसे पता चला था उसके डैड भी इसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर ली वो तो कुछ नहीं जानते, लेकिन उसके कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछकर बता देंगे। नेक्स्ट सीन में शाओ मिंग की प्रैक्टिस करने में हेल्प करने के लिए मान जाती। दरअसल शियो का प्लान ही ये था, वो मिंग की तबीयत खराब कर खुद ही हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए वो मिंग से काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाती है। लेकिन इसमें शाओ की हालत खराब हो जाती है, वो मिंग से काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही होती है गले की भी, जिससे कि परफॉर्मेंस से एक दिन पहले ही मिंग का गला खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, सभी दोस्तों के मना करने के बावजूद भी। हीरोइन का गला खराब होने की वजह से दिक्कत खड़ी हो जाती है, लेकिन एमी तो सीधा सीधा निशाना शाओ पर ही साधती है और बोलती है कि उसी की वजह से इसका गला खराब हुआ है, अगर वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाती तो ये सब नहीं होता। अब सभी लोग ये बात बनाने लग जाते हैं कि शाओ ने जानबूझकर किया है कि अगर मिंग की तबीयत खराब हो गई तो उसे ही हीरोइन का रोल प्ले करना पड़ेगा। शाओ भी गुस्से में बोल देती है कि अगर मिंग इस प्ले में हीरोइन का रोल अदा नहीं करे तो वो भी इस प्ले में हीरोइन नहीं बने, और ये बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तो उसे मनाने के लिए जाता है तो वो मैनेजर से बात कर रही होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसी वजह से मिंग का गला खराब हो गया।
और ये कहकर वो रोने लग जाती। डोंग बोलता है कि गलती सभी से होती है लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलती को सुधार ले। इस प्ले में सभी ने मेहनत की है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मेहनत को सक्सेस करें। और अब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। टीचर आकर शाओ को एज ए हीरोइन बनने के लिए बोलते हैं लेकिन वो इनकार कर देती है तो टीचर किसी और लड़की को हीरोइन बना देते हैं और लास्ट आधे घंटे में सबको उनके डायलॉग्स याद करने के लिए बोलते हैं। यूजी को मिंग के लिए काफी बुरा लग रहा होता है लेकिन वो इन सबकी मेहनत को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। शाओ मिंग से माफी मांग लेती है और मिंग भी शाओ को माफ कर देती। फाइनली प्ले स्टार्ट हो जाता है और अब मिंग को भी रियलाइज हो जाता है कि वो भी यूजी से प्यार करती है। उनका प्ले अच्छे से खत्म हो जाता है। अब यूजी को इलाज के लिए जापान जाना था, इसीलिए वो भी फैन को मिलने के लिए बुलाता है। वो मिंग का ध्यान रखने के लिए उससे बोलता है और ये भी बोलता है कि वो मिंग को ये ना बताए। भी फैन बोलता है वो ऐसे क्यों बोल रहा है। यूजी बोलता है कि वो पर्सनल रीजन से बाहर जा रहा है तो उसे आने में टाइम लग सकता है और हो सकता है वो ना भी आए, तो इसलिए वो मिंग का ध्यान रखे। भी फैन बोलता है कि वो खुद ही मिंग से एक बारी बात कर ले। यूजी की भी समझ में आ जाता है। वो मिंग को एक जगह बुलाता है मिलने के लिए। मिंग बुके लेकर अपना लव कन्फेस करती है लेकिन यूजी बोलता है कि तुम भी क्या ये मजाक कर रही। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मैंने कह दिया। तुम एक ऑर्डिनरी लड़की और मैं एक आइडल इंसान, तुम कैसे सोच सकती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिंग सोच रही होती है मजाक कर रहा है। वो बोलता है कि मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ, तुम मजाक ना करो। लेकिन यूजी बोलता है मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मिंग को यकीन नहीं आ रहा होता। वो बोलती है अगर कोई भी बात है तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। चाहे जो भी बात हो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं तुम्हारे हर हालत में साथ दूं। और गुस्से में बोलता है मैं तुम जैसी लड़की को हरगिज़ भी पसंद नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। मिंग तो रोती रह जाती है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वीफेन ग्रेजुएट हो चुका होता है। मिंग ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया होता है लेकिन फिर भी वो यूजी के आने का इंतजार कर रही होती है। एमी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही होती है। याली ने अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने का डिसीजन लिया होता है। योंग बोलता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। तभी प्रोफेसर योंग को बुला लेते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि यूजी 1 साल की मेडिकल एप्लीकेशन अब खत्म हो गई तो तुम जाकर उसके मैनेजर से इस पर साइन ले आओ। एमी दिखाई नहीं दे रही होती है तो उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। वे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देखते तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि एमी कहाँ हो सकती है, इसीलिए वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो उस क्लब में होती है जहाँ पर कुछ दिनों से डांसर का कंपटीशन चल रहा होता है। वे बोलते कि तुम कुछ दिनों से क्लास मिस कर रही हो, क्लास में नहीं आ रही हो। एमी बोलती है मैंने कुछ दिनों की लीव ली, मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती थी। मिंग उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वीफेन बोलता है कि तुम खास हो इसलिए काफी सारे लोगों को तुम्हारी परवाह होती है, लेकिन एमी बोलते है बाकी सारों से परवाह नहीं है। जिसे मैं पसंद करती क्या उसे मेरी परवाह होती है। और वो बोलती है कि मैंने किसी से लव कन्फेस किया था लेकिन उसका जवाब आज तक भी नहीं मिला है। लेकिन इस बात को वीफेन अभी भी टाल देता है। दूसरी तरफ हमें यूजी दिखाया जाता है जो कि जापान से इलाज करवा कर वापस आ गया होता है। डॉक्टर उसे बताते कि उसकी हालत में काफी ज्यादा सुधार आया हुआ है और वो चाहे तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। और इसके बाद वो इनके से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। योंग यूजी के मैनेजर से मिलने आया होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड वाले उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते, इसलिए वो बोलता है कि वो यूजी का क्लासमेट, रूममेट और बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात पे यकीन नहीं करते क्योंकि आए दिन ऐसे लोग आते जाते रहते थे। अब योंग को समझ में आ जाती कि ऐसे काम तो नहीं बनने वाला, इसलिए वो चीटिंग कर अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले उसे बार बार बाहर निकाल देते हैं। यूजी मिंग से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच गया होता है लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है। वो बोलता है कि जल्दी कार में बैठो, मैनेजर ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। और उसे जाते हुए शाओ और डोंग भी देख लेते हैं। तभी वहाँ पर वीफेन और मिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब वीफेन यहाँ बता देता है कि उसने जाने से पहले मिंग का ध्यान रखने के लिए बोला था और ये भी बोला था वो कहीं जा रहा है जहाँ से वो वापस लौट के आ सके इसकी कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए वीफेन मिंग को से बात करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें योंग दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड वाले के पैर पकड़ के बैठ गया होता है कि जब तक तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा मैं तेरा पैर नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसकी कुछ भी नहीं चलती है, सिक्योरिटी गार्ड वाले उसे फिर भी बाहर ही छोड़ते। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है। योंग तो उसके गले लग जाता है। अब यूजी उससे अपने साथ अंदर लेकर आ जाता है। मैनेजर बोलती है कि तुम 1 साल से कहाँ गायब थे, देखो तुम्हारे पीछे से कंपनी को इतने सारे लॉसेस हुए हैं। वो ये सब लॉसेस गिनवाने लग जाते। यूजी बोलता है कि अब वो आ गया तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैनेजर उसे आज एक इंटरव्यू देने के लिए बोलती है। यूजी योंग से बोलता है कि वो प्रोफेसर ली से पर्सनली मिलेगा।
तभी वहाँ पर मिंग भी मिलने के लिए आ जाती। योंग उसे देख लेता है और उसे बोलता है कि ये भी हमारी फ्रेंड है, इसे अंदर आने दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले अब दोनों को अंदर नहीं आने देते। योंग किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड वालों का ध्यान भटकाता है तो मिंग अंदर भाग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड वाले मिंग के पीछे भागते, वो उनसे छुप रही होती है कि तभी वो पकड़े जाने वाली होती। सिक्योरिटी गार्ड वाले उसके करीब आने वाले होते हैं तो यूज उसे पकड़कर अंदर खींच ले। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं क्योंकि ये उसी तरह मिले थे जैसे कि ये फर्स्ट टाइम मिले थे। लेकिन इन सब चक्कर में मिंग के कपड़े गीले हो गए होते हैं। यूजी उसे शावर लेने के लिए बोलता है और बोलता है मैं तुम्हारे कपड़ों को सुखा दूंगा। वो मान जाती है, वो शावर ले रही होती है। यूजी बाहर टॉवल लेके बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर इंटरव्यूअर को लेकर वहाँ पर आ रही होती है। अब यूजी बाथरूम में ये बोलकर घुस जाता है कि वो अंदर आ रहा है। मिंग चिल्लाने वाली होती है लेकिन यूजी उसे टॉवल से कवर कर उसे चुप करवा देता है। मैनेजर देख लेती है कि वे दोनों एक साथ है तो वो इंटरव्यूअर को बाहर लेकर चली जाती है। मिंग बोलती है वो लोग चले गए। यूजी बोलता है मुझे भी ये लगता है। तो मिंग बोलती है और तुम। अब वो समझ जाता है कि क्या कहना चाहती है। मिंग जोर से चिल्लाने लगती है और वो यूजी को धक्का मारकर बाहर निकाल देती। मिंग नहाकर आती है तो वो यूजी से बोलते है कि वो 1 साल से कहाँ था। लेकिन मिंग ने गैस तो कर लिया था कि शायद उससे कोई बीमारी है, उसी के इलाज में इतना टाइम लग गया। अब यूजी बताने लग जाता है कि उसके साइकेट्रिस्ट ने उसे इलाज के लिए बोला था और जो इलाज उसका जापान में हो सकता था, इसलिए वो 1 साल से जापान गया था। मिंग बोलती है क्या तुम ये बात मुझसे बता नहीं सकते थे? मैं तो बस इतना चाहती थी कि हम दोनों साथ रहकर हर प्रॉब्लम फेस करें। यूजी बोलता है कि मैं नहीं चाहता था तुम किसी तरह से हर्ट हो, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तो क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं? लेकिन मिंग बोलती है अब मैंने तुम्हारे बगैर रहने की आदत डाल ली, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती। मैनेजर मिस्टर लिंग से रिक्वेस्ट करती है फिर से इंटरव्यू कलेक्ट करने के लिए, जिस पर वो मान जाते हैं। अब बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर को बाहर भेज रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्टर तो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से कुछ चटपटी खबर ली जाए, इसलिए वो बाहर नहीं जाता। दूसरी तरफ यूजी काफी ज्यादा ड्रिंक कर आया होता है। उसका फ्रेंड उसे कंट्रोल कर मैनेजर के रूम में लेके जा रहा होता है क्योंकि उसने इतनी ड्रिंक रखी होती है कि उसे खुद का ही होश नहीं होता है, और रिपोर्टर भी उसके पीछे चला जाता है उसकी फोटो क्लिक करता हुआ। अब वो मैनेजर के पास आकर उसका फ्रेंड यूजी को पटक देता है और वो मैनेजर को ही मिंग समझकर बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब रिपोर्टर को तो एक चटपटी न्यूज मिल चुकी होती है। ये बात सुनकर वो रिपोर्टर बाहर आ जाता है और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लग जाता है और अपने नोट्स भी बनाने लग जाता है। इसके बाद यूजी अपने फ्रेंड के पास आता है। फ्रेंड में मिंग नजर आने लग जाती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब रिपोर्टर तो और खतरनाक रिपोर्ट बना देता है और बोलता है कि मैनेजर ने ठुकराया यूजी को तो वो गे बन गया है। मैनेजर उसे सब बकवास रखने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन रिपोर्टर मान नहीं रहा होता है। इस बीच मैनेजर और रिपोर्टर का झगड़ा देखकर यूजी सीधा रिपोर्टर के ऊपर अटैक कर देता है और रिपोर्टर गुस्से में बोलता है कि अब मैं ये रिपोर्ट छापूंगा और तुम्हारा और तुम्हारे मैनेजर का करियर खत्म हुआ। मैनेजर यूजी के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि अगर रिपोर्टर ने वो खबर छाप दी तो रियल में ही यूजी और उसकी मैनेजर का करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मिंग काफी ज्यादा सैड बैठी हुई होती है तो उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करने के लिए आते हैं। याली बताती कि वो आगे स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है। एमी बताती है कि उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टूडियो खोलने का फैसला किया है। शाओ बताती है कि उसने एक बिग बजट ड्रामा के लिए ऑडिशन दिया है और सभी फ्रेंड्स मिलकर स्नैक्स को एंजॉय करने लग जाते हैं। विफैन एमी के पास आकर बताता है कि वो टीचर बनना चाहता है। एमी बोलती है कि मैं भी टीचर बन जाऊंगी क्योंकि मैं एक डांस स्टूडियो खोल रही हूँ। विफैन उसे एक टॉफी देते हुए बोलता है कि ये मेरा जवाब है, यानी कि विफैन कहने में शर्मा रहा होता है। विफैन एमी से बोलता है कि तुम्हें जल्दी से प्रोफेसर ली के पास जाना चाहिए क्योंकि उनका ग्रेजुएशन प्ले चूज किया जाना होता है और ग्रेजुएशन प्ले चूज किया जा रहा होता है। तभी मिंग वो न्यूज देख लेती है जो कि उस रिपोर्टर ने नमक मसाला मिर्च तड़का लगाकर छापी हुई होती है, और उस रिपोर्टर ने वे सारे फोटोज छाप दिए होते हैं जो कि उसने क्लिक किए होते हैं। ये देखकर मिंग और उसके साथ सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ यूजी ड्रिंक कर पड़ा हुआ होता है। मैनेजर से डांटने लग जाती है और बोलती है कि रिपोर्टर को मारने वाली न्यूज है वो काफी हाईलाइट हो रही है। मैनेजर को कंपनी का सीईओ बुलाता है और वो बोलता है कि इस रिपोर्टर की न्यूज से तुम्हारे और यूजी के करियर के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, और सीईओ बोलता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसीलिए मैनेजर को सस्पेंड कर दिया जाता है। मैनेजर यूजी के पास आती है। यूजी अपने PTSD के बारे में बता देता है। मैनेजर को बुरा लग रहा होता है, इसीलिए मैनेजर ये नहीं बताती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वो ये बोलती है तुम ज्यादा टेंशन ना लो, मैं सबको संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में वो रिपोर्टर झूठी चोट
बना लेता है और सबकी सिंपैथी हासिल कर रहा होता है। अपने फेक चोट से वो यूजी को काफी सारी गालियां सुनवा देता है, यानी कि उसकी वीडियो पर काफी ज्यादा यूजी के बारे में हेट कमेंट्स आ रहे होते हैं। ये देखकर मिंग को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और सारी कंपनीज यूजी से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे वे भी तोड़ लेती हैं और जो उनका नुकसान हुआ था उसे भी भरपाई करने के लिए बोलती है। मैनेजर काफी समझाती है लेकिन कंपनी वाले समझते नहीं है और तो और अब तो लोग भी प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आते हैं यूजी के खिलाफ। दूसरी तरफ शाओ को शूटिंग के दौरान भारी सामान उठाना पड़ रहा होता है। डायरेक्टर रीटेक के ऊपर रीटेक लिए जा रहा होता है और डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए योंग भी वहाँ आया हुआ होता है, जिससे शाओ के लिए बुरा तो लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसका हौसला बढ़ाता है। यूजी को मिंग का मैसेज मिलता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है, इसलिए वो तुरंत मिंग से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोकता है क्योंकि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हुए होते हैं और अब उसके दोस्त के जरिए से पता चल जाता है कि मैनेजर को निकाल दिया गया है, जिससे यूजी तो काफी शौक होता है। मैनेजर मिंग से मिलती है और उसे बताते है कि उसे फैन क्लब की लीडर को अपने हक में करना है क्योंकि अब यूजी को सपोर्ट की जरूरत है और उसी के जरिए हम उसके फैन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि यूजी गलत नहीं, लेकिन वो भी अब यूजी को गलत समझ रही है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उससे कैसे सच्चाई बताती हो और कैसे अपने फेवर में लेकर आती हो। अब मिंग फैन क्लब की लीडर को कांटेक्ट करती है और मिलने के लिए बुलाती। योंग डोंग जाते हैं प्लान स्टार्ट करने के लिए। मिंग फैन क्लब की लीडर को मना लेती है यूजी के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने के लिए और वो भी मान जाती है। अब मिंग इशारे से वी फैन को प्लान बी स्टार्ट करने के लिए बोलती, क्योंकि मैनेजर ने बताया था कि वो रिपोर्टर फेमस लोगों की सीक्रेटली फोटो क्लिक करता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। इसी के जरिए मैनेजर ने उसे एक्सपोज करने का भी तरीका बता दिया होता है, इसलिए वी फैन डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर जाता है और इस रिपोर्टर को किसी मिसेस कोको के नाम का पार्सल देता, जिसमें एक होटल रूम का कार्ड होता है और वहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब हमें मिस कोको दिखाई जाती है। एक्चुअल में इसके रिलेशन किसी डायरेक्टर के साथ है और उन दोनों के साथ में पिक्चर इस रिपोर्टर ने क्लिक कर ली होती है और अब ये इन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है और ये बात इसने मैनेजर को बताई होती है, इसलिए मैनेजर इसके साथ एक कैमरे की सेटिंग करके भेज देती है ताकि वो रिपोर्टर को एक्सपोज कर सके और प्लान उनके मुताबिक ही चल रहा होता है और वे रिपोर्टर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और अब उसी के जरिए उसके लाइव स्ट्रीमिंग में उसका कन्फेशन पब्लिक को सुना देते हैं। इस बात से मैनेजर को हटाया नहीं जाता है, लेकिन सीईओ बोलता है कि आपको दूसरे आर्टिस्ट का एजेंट बन जाना चाहिए क्योंकि यूजी फेमस नहीं रहा और बल्कि उसने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उनको भी कंपनसेशन देना होगा। लेकिन मैनेजर इनकार करती है क्योंकि वो यूजी को अपना भाई मानती थी और वो इस मुसीबत के समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और वो कंपनसेशन देने वाली बात मीडिया के सामने आ जाती है, इसलिए कोई भी कंपनी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहती थी कि वो उनके साथ काम करे। इतनी बड़ी टेंशन में भी मैनेजर यूजी को तसल्ली देती है और बोलती है कि वो टेंशन ना ले, वो सब कुछ हैंडल कर ले। मिंग को यूजी की टेंशन हो रही होती है। यूजी भी सोचता है कि मैनेजर ने कितनी मुसीबत आई हो लेकिन उसने यूजी को आज तक कभी टेंशन नहीं दी है, हमेशा यूजी की मदद की है और इस बार वो फैसला करता है वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद करेगा। मिंग मैनेजर के पास आती है और बोलती है कि वो 10 साल तक आपकी कंपनी में काम करना चाहती है जब तक यूजी का कर्ज अदा ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी कंपनी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती। मैनेजर बोलती है कि तुम एक दफा यूजी से जरूर बात कर लेना इसके बारे में। मिंग को भी सही लगता है और वो यूजी से बात करती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ तुम्हारा कर्ज अदा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। यूजी बोलता तुम ये सब क्यों कर रही हो। मिंग बोलते मैं तुम्हें लाइक करती। यूजी बोलता है कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है और फिर भी तुम मुझे कैसे लाइक कर सकती हो। मिंग बोलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है तो चाहे हालात कैसे भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यूजी बोलता मुझे भी तुमसे कुछ कहना है लेकिन पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व खुद करूंगा। अब सबको पता चल जाता है कि यूजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उसमें वो क्या करने वाला था इस बात का किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता है। मिंग वी फैन के शो में बैठकर यूजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। यूजी बताता है कि वो एक अनाथ है। ये सुनकर मिंग वहां से उठकर यूजी के पास जाने लगती है लेकिन वी फैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि यूजी ये सब बता रहा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी और उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैनेजर भी वहाँ पे आ गई होती है। रिपोर्टर पूछते कि आपका और मैनेजर का रिलेशन क्या है। वो कुछ बोलता है इससे पहले मैनेजर माइक ले लेती है लेकिन यूजी उनके हाथ से माइक लेते हुए बोलता है कि मैं अनाथ हूँ और मेरी कोई फैमिली नहीं है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है रिपोर्टर को कि उस वुमेन ट्रैफिकिंग वालों ने से बचाकर एक वेलफेयर इंस्टीट्यूट में डाल दिया था और वहाँ से मैनेजर ने उसे निकाला था। मैनेजर और उसके बीच में सिर्फ वर्किंग रिलेशन नहीं है बल्कि वो उसकी मॉम, सिस्टर, फ्रेंड सब कुछ है और इस बात पर सभी लोग
इमोशनल हो जाते हैं। यूजी के लिए तालियां भी बजाती है और मिंग तो यहाँ पर यूजी के लिए काफी इमोशनल हो रही होती है और सैड। और इसके बाद सबसे शॉकिंग बात वो यहाँ पे ये अनाउंस करता है कि वो अब ये आइडल करियर छोड़ रहा है और वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करेगा। पर तो सभी फैंस सभी शॉक हो जाते हैं। मैनेजर यूजी से बोलते कि इतना बड़ा डिसीजन तुमने ले लिया लेकिन मुझसे एक बार पूछा तक भी नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लेकिन यूजी बोलता है कि वो सिर्फ अब एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहता है। मैंने 1 साल तक म्यूजिक के बारे में काफी स्टडी की है, इसलिए मैं म्यूजिक कंपोज करना चाहता हूँ और मैं एक आइडल नहीं बल्कि दूसरी तरह से टॉप पर पहुंचूंगा, वो भी अपनी मेहनत से। और मैं कब तक सब छुपा कर रखता है कि वो एक अनाथ है, ये बात तो सबको पता चल। तो मैनेजर बोलती है कि व्हाट नेक्स्ट। यूजी बोलता है वो पहले एक ऑर्डिनरी लड़के की तरह अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, उसके बाद देखते हैं। उसे भी फैन का कॉल आता है तो वो उससे मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाता है। यूजी को आता देखकर एमी बाहर चली जाती है। यूजी मिंग से बोलता है क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। मिंग बोलती है मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वे दोनों किस करते हैं। अब ये सभी दोस्त पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक आखिरी बार सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं वी फैन की शॉप पर, क्योंकि वी फैन ने डिसाइड किया होता है कि वो ये शॉप अब रेंट पे दे देगा और वो फुल टाइम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करेगा। वो एमी से ये बताता है कि वो उसके बहुत ज्यादा करीबी टॉयज रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ज्यादातर काम में बिजी रहते थे और उसने ज्यादातर समय इन टॉयज के बीच में ही बिताया। लेकिन अब उसे इन टॉयज की याद नहीं आएगी और ना ही शॉप की, क्योंकि एमी उसके साथ है और वो यूनिवर्सिटी में जाकर फुल टाइम प्रोफेसर ज्वाइन कर लेता। और उसके ऑफिस की डोर में उसे एक फोटो मिलती है। यहाँ पर मैनेजर के पास कोई म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए आता है तो वो यूजी का नाम सजेस्ट कर देती है। दूसरी तरफ यूजी और मिंग दिखाए जाते, ये दोनों एज ए कपल पहली बार इंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज को एक बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ वी फैन एमी को मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला है कि तुम्हारे फादर यहीं पर पढ़ाया करते थे और शायद तुम्हारे मॉम और डैड साथ में ही यहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन एमी बोलती है कि मॉम ने मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन वी फैन ने यहाँ पे पूरी बात एमी को नहीं बताई होती है क्योंकि उसे जो फोटो मिला था उसमें उसकी मॉम के साथ एक और आदमी था, तो शायद वो उसके डैड हो सकते हैं या ना भी हो, और वो कंफर्म नहीं था, इसीलिए उसने एमी को वो बात नहीं बताई। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर ली एमी के फादर को जानते हैं और उनका नाम डोंगा था, लेकिन वो ये बात एमी को नहीं बताना चाहते थे। इसका रीजन क्या था ये तो हमें सीरीज के आगे ही पता चलेगा। अब हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग फाइनल ईयर में आ गए होते हैं और सभी ने अपने फ्यूचर में क्या करना है डिसाइड कर लिया होता है। डोंग कैमरामैन बनेगा, यूजी म्यूजिक कंपोज करने में बिजी था, याली ने अब्रॉड की डांस एकेडमी में अप्लाई किया हुआ होता है, एमी ने अपने फ्रेंड्स के साथ डांस स्टूडियो खोल लिया, शियो ड्रामाज में एक्टिंग कर रही है और मिंग क्या कर रही है, शायद वो इस टाइम पर डेटिंग में बिजी है। यूजी बोलता है कि वो मिंग का हर कदम पर सपोर्ट करेगा। अब रह जाता है क्यूट बॉय योंग और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड याली का साथ देगा। डोंग ने एक स्क्रिप्ट तैयार की होती है जो उसके फ्रेंड्स और उसकी कॉलेज लाइफ पर बेस्ड होती है और उसने उसका नाम लिखा होता है ऑलमोस्ट फेमस। प्रोफेसर ये कहानी डोंग याओ को सजेस्ट करते हैं और उनकी टीम ये कहानी सुनती है, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई होती है। लेकिन वे बोलते हैं कि आजकल तो एक्शन की लव स्टोरीज ये ज्यादा चल रही है, ऐसी कहानी आखिरकार कौन देखता है, और वे उनकी कहानी में चेंज करना चाहते थे। लेकिन डोंग वहां से चला जाता है और वो डोंग याओ के ऑफिस में बुलाया जाता है कि उसकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि वे उसकी स्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते थे जो कि डोंग को हरगिज भी पसंद नहीं था। डोंग याओ यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को अगर पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है तो वो इस कहानी को एज इट इज ले लेंगे और वो यहाँ इसलिए नाम की लेडी से मिलवाते हैं। डोंग की स्टोरी ग्रेजुएशन प्ले के लिए चूज की जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मिंग के पास एक डायरेक्टर आता है, उसे स्पोर्टिंग रोल के लिए ऑफर देता है। मिंग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि वो स्पोर्टिंग रोल करे या फिर अपने ग्रेजुएशन के ऊपर ध्यान दे और इस समस्या का हल प्रोफेसर करते हैं।
हैं। यहाँ पर वी फैन को पता चल जाता है कि डोंग यान एमी के डैड है और वी फैन बोलते कि वो उसे बता क्यों नहीं दे रहे कि वो उनके डैड है। और यहाँ पर मिस्टर बताने लगते हैं कि उसकी मोम उन्हें छोड़ के चली गई क्योंकि वे गरीब थे उस टाइम पर, वो उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते थे और उसकी मोम ने एमी को कुछ भी नहीं बताया है मेरे बारे में, तो मैं उसकी लाइफ में बिना उसकी मोम की इजाजत के इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं प्ले में अच्छा रोल निभाने के लिए। शाओ डोंग से इस सीरीज में मेल फीमेल लीड का किरदार उसे देने के लिए बोलती है, लेकिन डोंग बोलता है कि ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये तो डोंग यान ही डिसाइड करेंगे। और ये बात सुनकर शियो तो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता। तभी डोंग यान बाहर आते हैं और उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। वो बताती है कि वो बचपन से ही एक्टिंग कर रही है, तो वो इस ऑलमोस्ट सीरीज में बहुत अच्छा किरदार निभा सकती है, इसलिए उसे मेन फीमेल लीड का रोल चाहिए। यहाँ पर मिस्टर डोंग यान बोलते हैं कि मैं और मेरी टीम देखकर तुम्हारे परफॉर्मेंस को डिसाइड करेंगे कि तुम्हें इसमें क्या रोल मिलना, जिस पर वो मान जाती है। यहाँ पर मिंग भी बोल रही होती है कि उसे स्पोर्टिंग रोल तो जिंदगी में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये ग्रेजुएशन प्ले तो सिर्फ एक बार ही होगा, इसलिए वो इस पर फोकस करना चाहती है और वो ऑलमोस्ट सीरीज में मेल फीमेल लीड का किरदार निभाना चाहती है, इसलिए वो अपनी स्किल्स को बेहतर करे। यहाँ पर यूजी तो कंपोजर बनना चाहता था और वी फैन अच्छा प्रोफेसर, तीनों ही अपने सपने को पूरा करने के लिए विश कर वहां से चले जाते हैं। याली को अब्रॉड डांस एकेडमी ने रिजेक्ट कर दिया होता, वो सैड होती है, लेकिन इस बात से नहीं, इस बात से ज्यादा सैड हो रही होती है क्योंकि उसकी मोम अब दोबारा से उसके ऊपर हुकूमत करेगी। योंग उसे बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके लिए खाना भी लेकर आया होता और इस बार वो उसका लाया हुआ सारा खाना खा लेती है। यहाँ पर मिस्टर डोंग यान एमी के बारे में सोचकर शियो को बुलाते हैं और उसके लिए एक रोल फाइनल कर देते हैं ऑलमोस्ट सीरीज में, और उससे बोलते कि वो एक डांस स्ट्रीट मूवी भी बनाने वाले हैं और उन्हें पता चला है कि उनके कॉलेज की एमी। ये बात सुनकर शियो बोलने लग जाती है कि वो तो बहुत अच्छी डांसर है और वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और यहाँ तक कि मेरी रूममेट भी है। तो यहाँ पर मिस्टर बोलते हैं कि वो उसकी डे टू डे लाइफ पर नजर रखे और उससे खबर करती रहे, लेकिन शियो बोलती है ये सब करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट उससे बात कर लीजिए। लेकिन मिस्टर बोलते हैं कि अभी उस पर काम चल रहा है लेकिन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, इसलिए वो जो भी एक्टर उसमें लेना चाहते हैं उस पर नजर रखना चाहते हैं कि वो इसके लायक है या नहीं है, जिस पर शाओ भी मान जाती है। मिस्टर को लग रहा होता है कि उसने अपनी बेटी के लिए आज तक कोई भी गिफ्ट नहीं दी है, इसलिए वो अपनी बेटी और उसकी रूममेट के नाम पर गिफ्ट भिजवाते हैं। उसकी असिस्टेंट गिफ्ट लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर रूम में वे नहीं होती है, ना ही कैंपस में होती है। मैनेजर सोचती है कि शाओ ही उनकी बेटी है और इसलिए वो कैंपस में ढूंढने लगती है। ना मिलने पर वो बच्चों से कहती है कि ये गिफ्ट शाओ के फादर ने भिजवाए हैं, जिस पर बच्चे बोलते कि वो तो उन्हें नहीं जानते। यहाँ पर मैनेजर बता देती है कि मिस्टर डोंग यान ही उसके फादर हैं। ये बात सुनकर बच्चों को लगता है कि अब तो ऑलमोस्ट सीरीज की मेल फीमेल लीड का किरदार शाओ को ही निभाने को मिलेगा। एक लड़का आकर डोंग को बताता है कि शाओ ही मिस्टर डोंग यान की बेटी है, इसीलिए वो इस मूवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट शाओ के बारे में बातें बनाने लग जाते कि वो तो बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करती है और उसे तो रोल ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि उसके फादर इतने बड़े प्रोड्यूसर जो हैं और वो इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं। डोंग शाओ से आकर बात करता हुआ बोलता है क्या वो तुम्हारे फादर है, क्या वो इसीलिए इस मूवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शाओ बोलती है कि कुछ भी हो वो इस मूवी में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात। डोंग इस पर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरी राइटिंग स्किल्स पर शक हो रहा है, लेकिन वो बोलते तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट रहो। डोंग बोलता है वो तो कॉन्फिडेंट है। शाओ बोलते है कि क्या हुआ, तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो। डोंग बोलता बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊं। योंग याली के लिए एक एकेडमी में अप्लाई कर देता है। यहाँ पर मिंग एमी याली ये तीनों उन गिफ्ट्स को देखकर यही बातें कर रही होती कि आखिरकार शाओ ने उसके फादर के बारे में उनसे जिक्र क्यों नहीं किया। वहाँ पर शाओ आ जाती है तो सभी फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि वो उनकी बेटी थी तो उसने क्यों छुपाया कि मिस्टर डोंग यान उसके फादर है, लेकिन वो इस झूठ को चलने देती है और शाओ उनसे सच्चाई नहीं बताती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता सभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट सीरीज में इसको क्या रोल मिलेगा और मेन लीड कौन होगा। तभी एमी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मोम का एक्सीडेंट हो गया। वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे वीफैन मिल जाता है तो वो उसको बताती है कि उसकी मोम का एक्सीडेंट हो गया और उसे भी साथ लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर पता चलता है कि उसकी मोम का किसी कार के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि मॉल में शॉपिंग कार्ट से टक्कर हो गई थी, इसलिए उन्हें कुछ खरोच ही आई हुई होती। एमी बोलती कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गई। मोम बोलती है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। एमी अपने फादर के बारे में जिक्र करती है, लेकिन मोम उसे कुछ नहीं बताती तो एमी गुस्सा होकर
होकर बाहर चली जाती है, लेकिन वीफेन वही होता है और वो मिस्टर डोंग याओ के बारे में बोलता है। अब मॉम यहाँ पर अपनी साइड की स्टोरी सुनाने लग जाती है कि वो उस टाइम पर गरीब था और मुझे फौरन जाने का मौका मिला था और उसने एक भी बार मुझे नहीं रोका। मैं फौरन चली गई, लेकिन मैं अपने उस डिसीजन के कारण आज पछता रही हूँ। इसीलिए मैंने एमी को उसके फादर के बारे में कुछ नहीं बताया, ताकि वो भी रिग्रेट ना करे कि मैंने उससे उसके फादर का प्यार छीन लिया है। वीफेन बोलता, लेकिन मिस्टर डोंग याओ अपनी बेटी की काफी केयर करते हैं। मॉम बोलती है, अगर वो इतनी केयर करते तो क्या वो आज तक अपनी बेटी से मिलने नहीं आते? और वो वीफेन से प्रॉमिस ले लेती है कि वो एमी को इस बारे में कुछ भी ना बताएं। काफी देर वीफेन को ढूंढने के बाद एमी मिल जाती है, जो कि सैड थी, और वो उसे चेयर अप करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी को एक स्पोर्टिंग रोल मिला होता है, जिसके लिए वो जा रहा होता है। पिंक को एमी की मॉम के बारे में पता चल जाता है, तो वो सभी को बताती कि खतरे की कोई बात नहीं है, उसकी मॉम अब ठीक है। यहाँ पर वीफेन तो अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, क्योंकि वो उनकी मॉम इन लॉ जो मॉम वीफेन से डायरेक्ट पूछ लेती है कि वो उसके बेटे के साथ क्या सीन चल रहा है, जिस पे वो बता देता है कि वो एमी को पसंद करता है। मॉम डायरेक्ट बोलती है, क्या तुमने किस विश किया है? जिस पे वो बोलता है, तो मॉम बोलती है कि तुम्हें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम पे सौंपूं। और इसके बाद मॉम उसे कैंपस घुमाने के लिए बोलती है। वीफेन बोलता है कि वो अभी नहीं, थोड़ी देर में उसे ले जाएगा। दूसरी तरफ यूजी डायरेक्टर से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो डायरेक्टर से बोलता है कि इस मूवी की स्टोरी एकदम उसकी लाइफ पर ही बेस्ड है और उसने रियल में सब कुछ फेस किया, इसलिए वो ये किरदार को अच्छे से निभा पाएगा। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डोंग याओ दिखाए जाते ये सोच रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी को कैसे बताएंगे और कैसे उन्हें फेस करेंगे, कि तभी उसके पास शाओ का मैसेज आता है, जो बताती है कि एमी इस वक्त कैंपस डांस रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही है और वो उन्हें देखने के लिए कैंपस आ जाता है। वो एमी के पास आकर बोलता है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना है, तो उन्हें वहां तक का रास्ता नहीं पता, क्या वो उन्हें वहां तक छोड़ देगी? जिस पर वो मान जाती है। ये दोनों रास्ते में काफी बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से वीफेन भी एमी की मॉम के साथ कैंपस घूम रहा होता है और आखिरकार इन दोनों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। यहाँ पर एमी की मॉम डैड आपस में एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। एमी को कुछ आइडिया तो हो जाता है, लेकिन वीफेन एमी को बाहर ले जाता है उससे कुछ बात करने की, और यहाँ पर डैड पुराने दिनों की बात करने लग जाता है, लेकिन मॉम बोलती है कि अब पुराने दिनों की बात करने का कोई भी फायदा नहीं है और वो और उसकी बेटी दोनों बहुत खुश है और वो उनकी लाइफ में दखल ना दे। लेकिन डैड बोलते हैं कि मैं उनकी लाइफ में दखल नहीं दे रहा था, मुझे पता चला एमी मेरी बेटी है, तो मैं तो सिर्फ एक दफा उसे देखना चाहता था और वो उसे पूछना चाहते थे कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन मॉम बोलती है कि अब इस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और हमें डिस्टर्ब ना कर। ये बोलकर मॉम वहां से चली जाती। एमी वीफेन के ऊपर गुस्सा हो रही होती, क्योंकि उसे भी पहले से पता था कि मिस्टर डोंग याओ ये उसके डैड है और उसने ये बात उसे छुपाई, इसके लिए वो उसे सॉरी बोलता है। एमी बोलती कि वो अपने डैड से क्या बात करे, क्योंकि उसे काफी कुछ जानना था और वो कैसे ये बात स्टार्ट करे। वीफेन बोलता है कि ये सब उसे मिस्टर डोंग याओ पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है, गुस्से में नाराज होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वीफेन उसे किस कर लेता है। पहले तो वो शौक में थी, लेकिन फिर दोनों में किस स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर यूजी के ऊपर गुस्सा हो रही होती है कि उसने स्पोर्टिंग रोल के लिए क्यों हाँ भरती, लेकिन यूजी बोलता है कि वो एकदम मेरी लाइफ के ऊपर बेस्ड कैरेक्टर है, इसलिए मैंने हाँ भर दी। वो अपनी बात मैनेजर को समझा देता है, जिससे मैनेजर भी मान जाती है। यहाँ पर एमी अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाती है, नाराज भी होती है, लेकिन डैड हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं और बताते हैं कि उसने सिर्फ उसकी मॉम से प्यार किया है और वो आज तक भी उससे प्यार करता है। एमी उन्हें मन ही मन में माफ कर चुकी होती है। यहाँ पर उसके डैड काफी सालों पुरानी एक फोटो भी दिखाते हैं, जिसमें वो और उसकी मॉम होते हैं। प्ले के लिए बेस्ट लीड के रोल के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। उसी बीच में एमी अपने मॉम डैड को मिला देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब उसके मॉम डैड अलग अलग रहे। यहाँ पर यूजी अपने छोटे से रोल को लेकर काफी खुश होता है और काफी मेहनत कर रहा होता है। मिंग उसका साथ दे रही होती। डैड वीफेन को एमी का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पर प्रोड्यूसर आते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि वो यूजी को लेकर एक बिग बजट मूवी बनाने की सोच रही है और ये बात वीफेन भी सुन लेता है। देन वीफेन को बाहर प्रोड्यूसर मिलता है और वो उससे बात करने के लिए कॉफी शॉप लेकर चला जाता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट फेमस सीरीज बेस्ट फीमेल लीड का सिलेक्शन हो गया होता है और ये और कोई नहीं बल्कि याली होती है। इस बात से शियो और मिंग तो काफी ज्यादा सैड हो रही होती। यहाँ पर वीफेन यूजी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर पता चलता है कि उनके क्रू का काम रुक गया है क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो गए। वीफेन यूजी से बोलता है कि तुम इस मूवी को छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन यूजी बोलता है कि इसकी कहानी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। एमी अपने फादर के साथ पहली बार खाना खा रही होती है। इन्हें खाना खाते हुए योंगो याली
देख लेते हैं। वे चुपके से देख रहे होते हैं लेकिन एमी उन्हें पकड़ लेती है और वे पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर वो बता देती कि ये उसके डैड है। लेकिन अब तो उसके डैड को शाओ का डैड समझ रहे होते हैं, लेकिन एमी बोलती है वो उसके डैड है और ये बात वो शाओ या किसी और से ना बताए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शाओ का लोग मजाक बनाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें यूजी और पिंक को साथ में दिखाए जाते हैं। पिंक को सैड थी क्योंकि उसे प्ले में मेल लीड का रोल नहीं मिला था, तो यूजी उसे कंफर्ट करता है और दूसरी तरफ यूजी की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई होती है। योंग के पेट में वो बात नहीं पचली, इसलिए वो डोंग को बता देता है और ऐसे धीरे धीरे ये बात सभी को पता चल जाती है। एमी की शाओ और याली के साथ लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर मिंग को भी पता चल जाता है कि डोंगाओ एमी के डैड है। शाओ एक ड्रामे में एक्टिंग कर रही होती है लेकिन वो कुछ अनलॉजिक लाइनों को हटाकर अपनी लाइन बोल देती है, जिससे डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और उसे काम से निकाल देता है। वो सैड होकर जा रही होती है तो डोंग उसके सामने से गुजरता है लेकिन वो उससे बात नहीं करता। वो नहीं चाहता था शाओ को ये पता चले कि उसे पता है कि डोंग याओ उसके डैड नहीं है और वो एम्बेरस फील करे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि शाओ बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती और उसकी फैमिली हमेशा से उसी के ऊपर डिपेंड थी, उससे पैसे मांगा करती थी, इसलिए उसने 8 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया होता है। जब शाओ रूम में आती है तो उसकी एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। एमी बता देती है कि डोंग याओ उसके फादर है, उसके नहीं, जो कि वो सारे जगह ये बोलती फिर रही है कि वो उसके डैड। यहाँ ये झगड़ा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। शाओ वहाँ से रोते हुए बाहर आ जाती है तो डोंग भी उसके पीछे बाहर आता है और उसके पीछे पीछे ऑडिटोरियम तक चला जाता है। डोंग उसे कंफर्ट करने के लिए आया था लेकिन वो उसी के ऊपर गुस्सा होती है और वो ये सोच रही होती है कि सभी को सच्चाई का पता है, सब उसका मजाक उड़ा रहे और वो बोलती है कि डोंग याओ उसके फादर है। ये उसने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था, ये तो लोगों का अंदाजा था और अब लोग उसे ही ताना थे, यानी कि पहले बातें बनाओ फिर ताना दो, ये कहाँ का इंसाफ। और ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। वो डोमेट्री वापस नहीं गई थी, इसलिए उसके फ्रेंड्स को उसकी काफी टेंशन हो रही होती है। अब डोंग तो उसे लाइक करता था, हालांकि उसने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। उसे कॉल करता है और पूछता वो कहाँ, लेकिन वो कुछ भी डायरेक्ट आंसर नहीं देती है। मिंग एक इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन वहाँ से उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हमें याली दिखाई जाती है जो कि अपने मॉम के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए जाती है और उनके साथ एक प्रोड्यूसर और उसका बेटा भी होते हैं। ये खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रोड्यूसर का बेटा याली को यहीं पर बेली डांस करके दिखाने के लिए बोलता। उसके मॉम डैड दोनों इंसिस्ट करने लग जाते हैं। याली को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। शाओ अपने उसी फ्रेंड से काम के लिए बोलती है जिससे कि वो अक्सर बोला करती थी और वो एक बार में होता है, इसलिए शाओ भी उसी बार में जाने के लिए मान जाती है। वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और उसका दोस्त वहाँ पर डायरेक्टर के साथ होता है। डायरेक्टर उसे काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देता है। उसका दोस्त बोलता है अगर उसे अपना करियर बनाना है तो उसे ये सब तो करना पड़ेगा, उसे ड्रिंक तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है। उसका दोस्त तो घर चला जाता है लेकिन जब वो जाने लगती है तो डायरेक्टर उसे जाने नहीं देता है और उसे और ज्यादा ड्रिंक करवाने लग जाता है। अब वो वॉशरूम का बहाना करके डोंग को कॉल मिलाती है लेकिन कॉल नहीं उठाता, इसलिए वो फिर मिंग को कॉल करती है और उसे बार का एड्रेस बता देती है और तभी डायरेक्टर वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं। शाओ के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। मिंग भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ उसी बार में आ जाती है और यहाँ पर डोंग तो उसकी अच्छे से करता है डायरेक्टर की और यूजी यहाँ पे पहचान लेता है कि कोई डायरेक्टर नहीं है। एमी इनकी वीडियो बना रही होती है। डोंग तो प्यार करता था, वो अच्छी खासी धुलाई कर देता है डायरेक्टर, काफी ज्यादा गुस्से में जो होता है। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग शाओ से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सुना दिया था उससे। शाओ भी अपनी तरफ से माफी मांगती है और उन्हें माफ भी कर देती है। यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि शाओ को अपनी हर प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तभी तो वे उसकी मदद कर पाएंगे। और अब वे सभी डोंग और शाओ को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर डोंग अपने मन की बात बता देता है और वो बोलता है कि वो अब उसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने देगा और वे साथ में मिलकर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। और ये बोलकर दोनों किस कर लेते। फाइनली ये भी एक कपल बन गए होते हैं और सभी फ्रेंड्स दूर से उन दोनों की ऐसे ही सेल्फी ले लेते हैं। शाओ को वे सभी वो एक किस वाली सेल्फी दिखाकर चिढ़ा रहे होते हैं। वो तो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। अब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के कुछ ही दिन बचे होते हैं, इसलिए वो एक प्लान करते। अभी सभी लोग होटल में पहुंच गए होते हैं और वहाँ पे रूम की चेकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन योंग यहाँ पर सभी को बताता है कि सिर्फ 4 ही रूम खाली है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक रूम में मिंग और यूजी, दूसरे रूम में वीफैन और एम, थर्ड में शियो और डोंग और चौथे में कौन होगा ये तो आप अच्छे से जानते ही। पर इसकी चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। सारी लड़कियां एक रूम में रहने के लिए चली जाती है और बाकी के कमरे लड़कों के लिए होते हैं कि वो आपस में बांट लेंगे। और रूम में जाते के साथ एमी को विफैन बुला लेता है
यूजी को मिंग और शाओ को डोंग बुला रहा होता है तो वो याली को भी अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि वहाँ पर योंग भी होता है और डोंग योंग से बोल रहा होता है कि अब तेरी बारी है लव कन्फेस करने। लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन डोंग बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए भाई तुझे अपने दिल की बात कह के रहनी। एमी वीफेन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। दूसरी तरफ यूजी मिंग को घुमाने के लिए लेकर जा रहा होता है पास ही के फार्म में और वहाँ की ओनर की बेटी यूजी की काफी बड़ी फैन होती है इसलिए वो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करती है। और दूसरी तरफ हमें नर्वस योंग दिखाया जाता है जिससे कि डोंग कुछ लाइंस रटवा रहा होता है प्यार की, लेकिन वो उन लाइंस को भी सही तरह से बोल नहीं पा रहा होता, वो इतना ज्यादा नर्वस होता है। तभी वहाँ पर शियो याली को लेकर आ जाती है और याली और योंग को अकेला छोड़कर डोंग और शाओ वहाँ से चले जाते हैं और योंग जैसे तैसे करके अपने दिल की बात याली को बता ही देता है और फाइनली ये दोनों भी एक कपल बन गए होते हैं। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने फ्यूचर में क्या करेंगे ये डिस्कस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वीफेन तो प्रोड्यूसर बन गया है जो कि यूजी की आने वाली फिल्म को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी की मूवी का प्रीमियम होता है जो कि सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और सभी लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो यही डिस्कस कर रहे होते कि वे यूजी के साथ ही काम करेंगे। इसके बाद हमें एक अंधेरे का बेसमेंट दिखाया जाता जहाँ से मिंग के चिल्लाने की आवाज आती है तो यूजी फौरन ही उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ पर अंधेरा होता है, वो अंधेरे में मिंग को ढूंढ लेता है। इस तरह यूजी का अंधेरे का भी डर गायब हो जाता है। आप सभी लोग ट्रिप से आने का डिसाइड करते हुए सभी लोग यूजी के मूवी के प्रीमियम के बारे में ही बात कर रहे होते। वीफेन इन सभी को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए लेकर चला जाता है और बोलता है कि ग्रेजुएशन के फाइनल प्ले में सभी लोग मेन एक्टर और एक्ट्रेस की भूमिका निभाएंगे। मतलब कोई एक फीमेल लीड या मेल लीड नहीं होगा बल्कि सारे ही फीमेल लीड और मेल लीड होंगे। बस ये है कि याली का एक डांस परफॉर्मेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात जब याली की मोम तक पहुंचती है तो वो तुरंत अपनी बेटी को कॉल लगाती है और बोलती है कि मैंने सारे रिश्तेदारों को ये बोल दिया था कि मेरी बेटी ग्रेजुएशन के फाइनल प्ले में एज ए मेन फीमेल लीड का किरदार निभा रही है। अब मैं अपने रिश्तेदारों को क्या कहूंगी, जरूर तुमने कुछ गलती की होगी इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया है। वो याली की एक भी बात नहीं सुनती है बल्कि अपनी बात सुना रही होती है और सारे रिलेटिव्स उसका मजाक उड़ाएंगे और वो याली को कुछ भी कहने नहीं देती है और याली अब गुस्सा होकर फोन कट कर देती है और वो काफी ज्यादा सैड हो रही होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आ गया होता है। इसके बाद मिंग उसके पास आती है और वो उसे हौसला देती है। अब फाइनली परफॉर्मेंस का दिन आ गया होता है, याली स्टेज पर होती है लेकिन वो अपने मोम की बात को याद कर काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है इसलिए वो स्टेज पर ही बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है जहाँ पर होश में आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि बचपन से लेके कल जब मेरी मोम की कॉल आई थी तब तक उन्होंने मुझे कितना ज्यादा प्रेशराइज किया है, हमेशा फर्स्ट आओ, हमेशा ये करो, मतलब हमेशा उन्हीं की मर्जी की मैं एक डोल बनकर ही रह गई। और वो इन सब से तंग आकर फाइनली ये डिसीजन लेती है कि वो ग्रेजुएशन के फाइनल प्ले में कोई भी किरदार नहीं निभाएगी। उसके फ्रेंड्स को उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका हॉस्पिटल में काफी अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे लेकिन मैं तुम्हारा साथ हर हालत में दूंगा। और उसके सो जाने के बाद वो एक लेटर उसके ऊपर रखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर डोंग और शियो तो अपनी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। यूजी और मिंग दोनों हमेशा साथ में रहने का वादा कर रहे होते हैं। और अब जब याली उठती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो लेटर ये वही होता है जब योंग ने उसी के लिए फौरन एकेडमी में अप्लाई कर दिया होता है और वो सिलेक्ट भी हो गई होती है जिससे कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसी प्रैक्टिस करते रहते और प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे की मदद और केयर करते रहते हैं। इसी के साथ काफी बीत जाता और फाइनली अब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का दिन आ गया होता है। और अब याली के पास उसकी मोम आती है और उसकी मोम को रियलाइज हो गया था वो बचपन से लेकर आज तक अपनी पसंद अपनी बेटी के ऊपर थोपती आई थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं आइंदा से इस बात का ध्यान रखूंगी और वो अपनी बेटी से माफी भी मांगती है। यहाँ पर उसकी बेटी उसे खुशखबरी सुनाती है कि उसका यूके की एक डांस एकेडमी में सिलेक्शन हो गया जिससे मोम और याली दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें यूजी के डॉक्टर से खुशखबरी पता चलती है कि अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और अब इनका ग्रेजुएशन का फाइनल प्ले चल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा सभी
लोगों को पसंद आ रहा होता है और इसे देखने के लिए बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए हुए होते हैं। यूजी की मॉम मिंग को खाने में बुलाती है और यानी कि हमें पता चलता है कि शायद यूजी की मॉम मिंग को एज ए अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हो। और यहाँ पर एमी के फादर डोंग यान भी एक खुशखबरी बताते हैं कि एक फेमस ड्रामे में शाओ को एक किरदार दिया गया है और एमी सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर शाओ को एक खुशखबरी सुनाने के लिए जाती है। इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि वो तो रोने ही लगती है कि 4 साल कितनी जल्दी कंप्लीट हो गए। और वे डोंग की खींची हुई फोटो से अपनी याद को ताजा कर रही होती है क्योंकि आप इस रूम में उनकी ये आखिरी रात होती है क्योंकि कल से सभी लोग अब अपने लाइफ के रास्ते चली जाएं। और सुबह उठकर ये सभी रिहर्सल की बात करने लग जाते हैं क्योंकि ये तो उनका रूटीन सा बन गया होता है। लेकिन जब वे नोटिस करते हैं कि याली वहाँ पर नहीं होती है, उसके बेड पे एक लेटर रखा हुआ होता है जिससे कि वे पढ़ते हैं कि याली तो अब्रोड चली गई है, उसकी अब्रोड की डांस एकेडमी में जो सिलेक्शन हो गया होता है। याली ने उन चारों के लिए बहुत अच्छी बात बोली थी। इन 4 सालों में वो उनसे ऐसे जुड़ चुकी थी कि उनसे जुदा होने की बात से वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। और ये भी लिखा था कि मेरी फ्लाइट रात को ही थी और अगर मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए जगाती तो शायद मैं वापस जा नहीं पाती। और याली ने ये भी लिखा था कि ये 4 साल उसकी लाइफ के सबसे खूबसूरत साल थे, इन्हें वो कभी नहीं भूलेगी और ना ही अपने फ्रेंड्स को वो भूलेगी। और ये पढ़कर वे तीनों रोने लगती है और तीनों एक दूसरे से वादा करती है कि चाहे उनके लाइफ के रास्ते कितने ही अलग क्यों ना, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से प्रॉमिस करते कि वे बहुत अच्छे फ्रेंड रहेंगे। डोंग भी यहाँ पर सभी यादों को लेकर वहाँ से जाने लगता है, सबको गुड बाय कहकर। फाइनली ये सभी लोग अब यूनिवर्सिटी को गुड बाय बोलकर जाने लगते हैं। यूजी मिंग का इंतजार कर रहा होता है। मिंग उसके पास आती है और उसके वही किचन दिखाती है, उसका ये उससे गुम गया था लेकिन अब ये उसे वापस मिल गया है और शायद इसी को डेस्टिनी या किस्मत कहते हैं। और फाइनली ये भी अपने फ्रेंड्स और यूनिवर्सिटी को गुड बाय बोलकर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जाने लगते हैं। और ड्रामा के एंडिंग से पहले हमें एक झलक दिखाई जाती है मिंग की, जो कि एक बड़ी स्टेज पर एंट्री लेती है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि मिंग ने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है और वो एक बड़ी स्टेज पर शो करने वाली है। और इसी के साथ हमारे इस क्यूट से स्वीट से ड्रामा की एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हम हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।